everyone. I hope you guys are doing well. So today we're going to start with another unit, fresh unit communication के साथ start करेंगे. So we will be discussing previous year questions related to the fourth unit, that is communication UGC NET के paper में. We discussed about teaching aptitude. We discussed so many questions related to it. अलग अलग हमने units में से क्या किया है, अलग अलग topics भी discuss कर लिए हैं, बहुत सारे detail के. सेम हम पैटर्न फॉलो करेंगे इस यूनिट में भी. कम्युनिकेशन की 4 क्लासेस, मल्टीपल क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. सो गेट रेडी. This is the first question. Mind to mind communication involves the communication of meanings through what? Physical setting, shared beliefs, values, noise manipulation and context. So this is the first question. और यही क्वेश्चन क्या किसके बारे में है? बेसिकली ये डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन से आप सॉल्व कर सकते हो. सो कम्युनिकेशन होता क्या? कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू मेक थिंग्स कॉमन, विच डू थिंग्स टुगेदर. आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को कुछ कॉमन इंटरेस्ट का निकालने का ट्राई कर रहे हो, उससे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. तो माइंड टू माइंड मीट करना, किसी को अपने लिए इन्वॉल्व होना, उनको अपनी चीजें समझाना कम्युनिकेशन कहता है. तो उसके अंदर बेसिकली आप क्या क्या इन्वॉल्व करते हो? सो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग्स थ्रू व्हाट? कम्युनिकेशन माइंड टू माइंड कब होता है? व्हेन देयर इज मीटिंग ऑफ द टू माइंड्स, देन ओनली यू कैन इनकोड एंड डीकोड थिंग्स टुगेदर. ऐसा ही बोलते हैं ना. सो यहाँ पे वी हैव द सेंडर, वी हैव द रिसीवर. सेंडर रिसीवर दोनों हो गए. अब रिसीवर सबसे पहले सेंडर क्या करेगा? सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, यहाँ पे रिसीवर को भेजता है जो डिकोड करता है, फिर मैसेज दोबारा से इनकोड होता है और यहाँ चला जाता है जिससे हम क्या करते हैं? डिकोड करते हैं. सो ये प्रोसेस क्या है? बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है एंड दिस इज मीटिंग ऑफ द माइंड्स. जब तक यही पॉसिबल नहीं है तब तक फीडबैक, सेंडिंग, डिकोडिंग का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है. What would be the right answer? C is the right answer. We need physical settings. Why? Because context is very important. जब तक कोई context ही नहीं है तब तक आप कैसे किसी के साथ communicate कर पाओगे? Then shared beliefs are very important. अगर उन लोगों की सोचने का नजरिया ही अलग है, if their customs, beliefs, if their culture is very different, they won't be able to sit together and talk for a longer period of time. Hence values are important and context is important. क्या है? context important. लेकिन noise को manipulate करना important नहीं है. noise मतलब in trophies. noise मतलब क्या होता है? in trophies. that means disruptions. क्या है? डिसरप्शंस हमें हटानी है. क्या हमें क्या करना है? हमें बैरियर्स को रिमूव करना है, उन्हें मैनिपुलेट नहीं करना है. क्या करना है? रिमूव करना है. सो दिस मीन्स दैट डी गलत हो गया. डी जहां जहां पे भी है यू कैन स्ट्राइक इट आउट एंड यू हैव सी एज द राइट आंसर. राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सबको पता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है. So communication is delivering of the facts, figures, delivering of meeting of the minds, जहाँ पे sender and receiver आपस में क्या कर रहे हैं? बात करने का ट्राई कर रहे हैं. So what is most important is meeting of the mind. Meeting of the minds is important. मतलब दोनों को सेम पेज पे होना जरूरी है. Communication always is accordance with the context where you are. मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ समझ नहीं आएगा आपको. हमेशा मीनिंग कैसे क्रिएट होता है? सो अगर हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो वो 2 तरीके के मीनिंग हो सकते हैं. वी हैव द डेनोटेटिव मीनिंग एंड वी हैव द कॉनोटेटिव मीनिंग. और कैसा मीनिंग होता है? कॉनोटेटिव मीनिंग. सो मीनिंग जो कि डिक्शनरी मीनिंग होता है डेनोटेटिव होता है, और कॉनोटेटिव होता है. कॉनोटेटिव मीनिंग कौन सा मीनिंग होता है? जो कि लेयर्ड मीनिंग होता है. जैसे अगर मैंने बोला यू आर होम टू मी, तो आपको पता है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ ये पर्सन मेरा घर है. मैं ये बोल रही हूँ मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके साथ बहुत कैसा फील करती हूँ, मैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, जैसे मैं अपने घर में फील कर रही हूँ. तो दिस पर्सन इज होम टू मी. वो मेरे लिए घर जैसा है. राइट. सो ये सारी चीजें क्या हैं? These are important things to remember. ये सब आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस में.
देन कॉन्सेप्ट है और साउंड, तो किस किसने क्या क्या, सॉरी सोर्स है और कॉन्सेप्ट, क्या क्या सोर्स के बारे में किसने बात की है. फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, communication in economics, language as a conduct of communication and lines of communication. किस किसने क्या क्या सोर्स के बारे में बात की है. एल्फ्रेड मार्शल, देन जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स एंड देन वी हैव एडम स्मिथ. बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक यूज करोगे तो यू विल नो द राइट आंसर. फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज जो कि एक कंडक्टिव नेचर दिखाता है कम्युनिकेशन की, और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में किसने बात की है. दिस वाज आस्क्ड इन 2024. टेक सम टाइम, टेल मी द राइट आंसर. ओके, सो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो लैंग्वेज एज अ कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये किसके ऊपर है. एक थ्योरी है, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस थ्योरी, इसलिए इस बारे में बात करते हैं. द थ्योरी ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है, कॉन्डक्ट की थ्योरी के बारे में बात करते हैं. सो दिस थ्योरी, द थ्योरी ऑफ कॉन्डक्ट, बेसिकली इट इज द आइडिया, that language is used to transfer मीनिंग को ट्रांसफर करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं. मीनिंग कह सकते हो या थॉट्स को ट्रांसफर करने के लिए. दिस वाज फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्डक्ट, या फिर कह सकते हो एक मेटाफर की तरीके से कॉन्डक्ट को यूज किया है. हियर वी हैव एन अमेरिकन लिंग्विस्ट माइकल जे रेड्डी, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी. एंड ही सेड दैट पर्सन टू पर्सन हम अपने थॉट्स को क्या कर पाते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग. सो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है किसी से बात करने के लिए, इसको याद रखना. राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर. वी हैव ए विद 4. सो फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में किसने बात किया, एडम स्मिथ ने. कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बात की है, वी हैव एल्फ्रेड मार्शल. देन लैंग्वेज एज अ कॉन्डक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वी हैव जॉन लॉक. एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वी हैव कार्ल मार्क्स. ठीक है, सो this should be the right answer. नोट दिस डाउन, इसके बाद तब आगे चलेंगे. शुड वी मूव फॉरवर्ड, लिख लिया है तो ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड. Then which technology first marked a separation between transportation and communication? Transportation and communication के बीच में which technology first marked that there is separation between ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. सो ट्रांसपोर्ट करना, बता देना अलग है, कम्युनिकेशन करना अलग. टेलीग्राफ, प्रोजेक्टर, फोटोग्राफी एंड प्रिंटिंग. राइट आंसर इज ए राइट आंसर है. टेलीग्राफ इज डिफरेंट देन कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अलग अलग है, ये सेपरेशन दिखाता है. एंड टेलीग्राफ इज द राइट आंसर. When communication helps a group to achieve its goal, it is called as.
अगर एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, उससे हम क्या कहते हैं? व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल, इट इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव, प्रमोटिव, काउंटर एक्टिव रोल और डिवोशनल रोल। सो ये कम्युनिकेशन के रोल या गोल्स के बारे में बात हो रहा है। कम्युनिकेशन हम क्यों यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट, है ना, फॉर एंटरटेनमेंट, for persuading, then we use communication for giving directions, giving instructions, then we use it for maybe just delivering of the facts, education के लिए, etc. Disruptive role, promotive role, counteractive role and devotional role. The right answer would be B, that is promotive role. Promotive role मतलब किसी चीज को आप पुश कर रहे हो आगे की तरफ. You doing what? You are pushing it. You are pushing it. So when communication helps a group to achieve a particular goal, वो एक गोल को अचीव करने का ट्राई करते हैं और उसको पुश करते हैं, तो क्या वो डिसरप्ट कर रहे हैं? डिसरप्ट मतलब होता है खराब कर देना, ये तो हो नहीं सकता. काउंटर एक्टिव होता है उसके काउंटरी, ऑपोजिशनल, ये भी नहीं हो सकता. डिवोशनल, हम यहाँ पे किस पूजा की बात कर रहे हैं, किस वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता. तो ये सब गलत है. एंड प्रमोटिव गोल है सही आंसर. A device used to convert a computer's digital signal to analog signal for communication is called as what? Now communication and ICT mix होके आ गया है. बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन आया 2024 में ये. A device that is used to convert computers' digital signals to analog signals for communication, we call it as bridge, modem, switch or network interface card. Right answer is B. We call it as modem. उसे हम क्या कहते हैं? modem. D. So we have Fernandez de Saussure who labeled language as what? Fernandez de Saussure ने language को क्या बोला है? Technical code, profusion of science, liberalism and macro generalizer. बहुत important question है. What would be the right answer? फर्नांडिस दी सेस्यूर ने लैंग्वेज को क्या कहा था? वी नो दैट लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन दैट गिव्स ग्रिड टू रियलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट लैंग्वेज. ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है. लैंग्वेज प्रोवाइड्स ग्रिड टू रियलिटी. रियलिटी को बताने के लिए यू नीड लैंग्वेज. सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फर्नांडिस दी सेस्यूर वाज अ लिंग्विस्ट. वो एक लिंग्विस्ट थे जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात की है. So language basically, language you can write it down, is a system. Language क्या है? It is a system of communication. Language एक system है communication का which is made up of signifier and signified. वो कहते हैं each sign that we use is made up of signifier and signified. Signifier and signified. To create a meaning, you need to know about the signifier and signified. So it is, this means that communication क्या करते हैं? We use it to share our thoughts and experiences, but it is itself a system which creates meaning out of context. Context अलग अलग है. जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं, मीनिंग मेकिंग पावर भी चेंज होती चली जाती है हमारे कम्युनिकेशन की. सो लैंग्वेज गिव्स ग्रिड. लैंग्वेज क्या है? हमें ग्रिड देता है. प्लीज राइट इट डाउन. Write it down, then we'll go further.
लेट अस स्टडी अबाउट फर्नांडिस डी सेस्यूर ऑल्सो एंड हिज थ्योरीज। तो फर्नांडिस डी सेस्यूर ने लैंग्वेज के बारे में, सेस्यूर ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है? फर्डिनेंड डी सेस्यूर टॉक्ड अबाउट लैंग्वेज, ही वाज अ लिंग्विस्ट। क्या क्या बोला है? दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस। देन उन्होंने बोला लैंग्वेज पल पल बदल सकता है, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बदल सकता है। सो लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। देन साइन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। कोई भी जो लैंग्वेज है दैट इज मेड अप ऑफ साइंस, और साइन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। साइन सिग्निफायर और सिग्निफाइड के साथ बनता है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। Then we have signs. Signs derive meaning from their relationships to other sign. एक साइन दूसरे साइन के साथ जब रिलेशन बनाता है तब आप उसको जज कर सकते हो। Then language is a social phenomena, language social phenomena है, and language is a system। अच्छा ये हमने लिख दिया है, and language is a system। so ये कुछ चीजें language के बारे में you should know। and इस system को क्या कहते हैं पता है? ये भी पेपर में आया हुआ है। so इस system को हम कहते हैं सिमियोटिक सिस्टम, एंड इसकी स्टडी को हम सिम्योलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं, सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स, सिमियोटिक्स ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आंसर देख ले फिर। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। देयर इज अ प्रोफ्यूजन ऑफ साइन, मतलब देयर इज मिक्सिंग ऑफ साइंस। Which of the following are the criteria for public service communication? अब देखो पब्लिक सर्विस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, पब्लिक की सर्विस के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द पब्लिक देखोगे। पर्सनल बायस यूज करोगे क्या? इट शुड बी अ क्राइटेरिया। आइडियोलॉजिकल स्लांट, एक आइडियोलॉजी की तरफ थोड़ा झुके हुए हो आप, टिल्ट हो। एक्यूरेसी देखोगे। देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। आपको पता है कि आपका ओपिनियन और फैक्ट अलग अलग है। अगर मैं बोल दूं दैट माय ओपिनियन इज टू बी फॉलोड नो मैटर व्हाट, इट इज कॉल्ड एज indoctrination। इट इज कॉल्ड एज indoctrination। सो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर हियर वुड बी सी, दैट इज सी, डी एंड ई। सी, डी एंड ई। सो हम देखेंगे एक्यूरेसी, जो बोलूंगी बिल्कुल सही बोलोगे। कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो फॉर द पब्लिक सर्विस, एंड देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट्स। दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती हैं। हमेशा वट एवर यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी टू द पॉइंट, राइट। तो सेवन C's और 4 S's ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि रिटन कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप उसे पढ़ोगे तो वो इन क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो हमेशा जब भी आप किसी के लिए बात करें फॉर पब्लिक सर्विस, you cannot have personal bias, you cannot create your own scenarios, you cannot drill your own facts, neither there can be an ideological tilt, an ideological slant। एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी नहीं है, तो ये चीज गलत हो जाती है। दोनों आपको अनबायस्ड ओपिनियन देना होता है। According to some experts like Marshall McLuhan, the following are considered as hot media। मार्शल मैक्लुएन ने कहा कुछ इनमें से हॉट मीडिया है। कौन से हॉट मीडिया है? टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा एंड प्रिंट। इनमें से हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया कौन से? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बारी बारी आजकल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको प्लीज ढंग से रीड करो
and tell me the right answer. Hot and cold media. Chalo, let me give you the right answer first and then we'll talk about it. C is the right answer. C right answer hai. We have C, D and E. So radio, cinema and print. They are what? Radio, cinema and print. They are what? They are according to Marshall McLuhan termed as hot media. But क्यों? Let me tell you that. So Marshall McLuhan was a Canadian philosopher जिन्होंने communication के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं. So he talked about media and he categorized that media can be hot and cold according to the requirements of the audience. Audience की requirement के हिसाब से. So hot media कौन से होते हैं? Hot media और cold media. ठीक है, hot and cold. So these media, so hot media are the media that have high definition. High definition इनकी क्या होती है? High definition. High definition होती है. High definition. They provide less sensory data and require more participation. So less sensory data and high participation, and high participation is needed. High participation of the audience is needed. This is called as what? This is called as hot media. For example, radio, movies, print and photograph. Radio, movies, print and photographs. अब ये वो मीडिया है जो हाई डेफिनेशन है, मतलब बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेस सेंसरी डेटा, लेकिन आपकी सेंसेस को नहीं इवोक कर रहा है. आपको क्या कर रहा है? हाई पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए. दिस इज कॉल्ड एज हॉट मीडिया. जैसे जब आप मूवीज देखते हो, जब आप क्या करते हो, रेडियो सुनते हो, प्रिंट देखते हो या फोटोग्राफ्स देखते हो, तो आपको बहुत पार्टिसिपेट करना पड़ता है एज एन ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड डिकोड थिंग्स. सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दे दिया है, ठीक है. देन कोल्ड मीडिया, दीज आर लो डेफिनेशन. इनकी क्या होती है? लो डेफिनेशन होती है. लो डेफिनेशन होती है. देन लो डेफिनेशन प्रोवाइड लेस सेंसरी डेटा. सो दे प्रोवाइड लेस, हमने गलती से यहाँ लेस लिख दिया. वेट, मोर सेंसरी डेटा मिलते हैं यहाँ पे. दे आर रिच इन, ठीक है. लेस सेंसरी डेटा, कम सेंसरी डेटा आपको मिलता है. लेस सेंसरी डेटा एंड सो यहाँ पे हमने आई थिंक आई वेंट रॉन्ग है. तो यहाँ पे बिकॉज इतना ज्यादा सेंसरी डेटा दिया जाता है, सो देयर इज लेस पार्टिसिपेशन. इसे ठीक कर लेते हैं. लिटिल पार्टिसिपेशन, सॉरी अबाउट दिस. लेस पार्टिसिपेशन है ना, और यहां पे मोर पार्टिसिपेशन. सिंपल है, तो इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड है, सॉरी. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हॉट मीडिया के अंदर क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे दी है, इतनी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे दी है कि हम कम पार्टिसिपेट करते हैं. कोल्ड मीडिया के अंदर हमें ज्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ता है क्योंकि लेस इंफॉर्मेशन दी जाती है. अब ठीक है, जैसे टेलीविजन या स्पीच, कार्टून्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. कार्टून्स, कॉमिक स्ट्रिप्स में हमें कितना ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है. टेलीफोन में हमें कितना ज्यादा सामने से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, है ना. सो इस तरीके से कोल्ड मीडिया और हॉट मीडिया डिफरेंट होते हैं. सो हॉट मीडिया इज अ मीडिया विद हाई डेफिनेशन, रिच इन सेंसरी डेटा एंड रिक्वायर लिटिल पार्टिसिपेशन. कोल्ड मीडिया में लो डेफिनेशन, प्रोवाइड लेस सेंसरी डेटा एंड रिक्वायर मोर पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो ऑपोजिट होता है, राइट. एंड ये किसने दिया है? मार्शल मैक्लुएन ने दिया है. रिमेंबर दिस.
सो हमारा राइट आंसर हो गया था सी. Consider the following passage and pick the correct option in the light of the language functions probably intended to be served. लैंग्वेज के फंक्शंस होते हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं. A civil war is like the heat of a fever, but a foreign war is like the heat of exercise and serveth to keep the body in health. डायरेक्टिव फंक्शन यहाँ क्या बोल रहा है? अवॉइड सिविल वॉर एंड डू नॉट अवॉइड फॉरेन वॉर्स. इंफॉर्मेटिव सेंस में आपको पता लग रहा है दैट सिविल वॉर वीकन्स द नेशन एंड फॉरेन वॉर स्ट्रेंथन्स अ नेशन. एक्सप्रेसिव क्या है? टू इवोक सिंपैथी टुवर्ड्स सिविल वॉर एंड डिसप्रूवल ऑफ फॉरेन वॉर. सो रीड द स्टेटमेंट अगेन एंड टेल मी इनमें से, इन पैसेज में से करेक्ट ऑप्शन इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, जो सही फंक्शन दे रहा है हमारे कम्युनिकेशन के बारे में क्या होगा. व्हाट वुड बी द इंटेंडेड करेक्ट फंक्शन? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर. The right answer here is C. C is the right answer. A and B. A and B. तो डायरेक्टिव फंक्शन क्या कहता है? अवॉइड सिविल वॉर बट डू नॉट अवॉइड फॉरेन वॉर्स. एंड बी सेज इंफॉर्मेटिव क्या कर रहे हैं यहाँ से? इंफॉर्मेटिव फंक्शन, सिविल वॉर विल वीकन द नेशन, राइट, एंड फॉरेन वॉर्स स्ट्रेंथन अ नेशन. तो सिविल वॉर क्या करता है? अपने खुद के अंदर, अपने खुद के देश में कोई अगर लड़ाई हो जाए तो वो इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो आपको वीकन कर देगा. बाहर कहीं पर चल रहा है तो वो आपको स्ट्रेंथन कर देगा एज अ नेशन, बिकॉज बाकी सब डिटोरेट होंगे. यू कैन शो सॉलिडारिटी, राइट. इससे पहले हम लोग एक बारी फंक्शंस भी लिख लेते हैं. फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. So communication has different functions. For example, we have the function, write down, we have expressive function. कैसे functions हैं? We have expressive function that starts सबसे पहले expressive function, then expressive function. expressive function हमारे sender करते हैं, है ना. उसके बाद एक मैसेज क्रिएट किया जाता है. इस मैसेज क्रिएशन को हम पोएटिक फंक्शन भी कहते हैं, पोएटिक फंक्शन. उसके लिए भी टेंड टू यूज अ पर्टिकुलर चैनल. उसके लिए एक पर्टिकुलर चैनल यूज करते हैं जिससे हमारे स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, इसे फैटिक फंक्शन कहते हैं. एंड एक कोड बनता है. कोड मतलब किस तरीके से हम बात करेंगे. इट इज कॉल्ड एज मेटालिंगुअल फंक्शन. उसे मेटालिंगुअल फंक्शन कहते हैं. कॉन्टेक्स्ट के वजह से ही सब बातें होती हैं. दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंशियल फंक्शन. एंड ये इंफॉर्मेशन किसको मिलती है? रिसीवर को मिलती है. इसे कहते हैं कॉनोटिव फंक्शन. ठीक है, तो ये हमारे कुछ कम्युनिकेशन के फंक्शंस होते हैं. एंड यहाँ पे हम कौन से फंक्शंस देख पा रहे थे? हम डायरेक्टिव फंक्शन, जो किसी को क्या डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है यहाँ से. तो इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स यही है दैट हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है सिविल वॉर, बिकॉज वो हमारे लिए सही नहीं है. एंड हम क्या करना है? फॉरेन वॉर हम अवॉइड कर भी नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट, राइट. देन इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से ये मिलती है दैट सिविल वॉर वीकन्स द नेशन बिकॉज वो इंटरनल हो रहा है. एक्सप्रेसिव फंक्शन बेसिकली कोई लिख रहा है, सबसे पहले स्टार्ट होता है वहां से कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो हम यहाँ पे एक्सप्रेसिव फंक्शन ये नहीं कह रहे हैं कि सिंपैथी डो टुवर्ड्स सिविल वॉर एंड डिसअप्रूवल ऑफ फॉरेन वॉर. हम लोगों ने फॉरेन वॉर के लिए डिसअप्रूवल कहा ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, है ना. एक्सप्रेसिव फंक्शन, अगर आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो कोई चीजें तो ये गलत है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पे. सो दिस मीन्स दैट सी रॉन्ग है. ठीक है. When communication is top down in the form of directness, it's recognized as top down. टॉप डाउन कम्युनिकेशन है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा होता है? इज इट लेटरल, इज इट कोलेटरल, ऑफिशियल और एक्सटर्नल? व्हेन कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टनेस, हम उसे कैसा कम्युनिकेशन कहते हैं? सी इज द राइट आंसर. ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है. व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्मल इन नेचर. टॉप डाउन होना मतलब आपके बॉस आपको कह रहे हैं कि कोई छुट्टी नहीं लेनी आज, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कौन है? यहाँ पे हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं.
सो दीज आर सबऑर्डिनेट्स. यहाँ पे आप मोस्टली कमांड देते हो. क्या देते हो? कमांड देते हो. सो दिस इज ऑफिशियल लाइंस पे, फॉर्मल इन नेचर. The type of power as related to communication in sequence are. communication में power की sequence क्या है? The types of power as related to communication in sequence are referent, reward, cohesive, persuasive and legitimate. What should be the right answer? So the right answer should be D. D is the right answer. लेजिटिमेट पावर सबसे पहले आती है, उसके बाद आती है आपकी रेफरेंट पावर. लेजिटिमेट, रेफरेंट, देन रिवॉर्ड, देन कोहेसिव एंड लास्ट में परसुएसिव पावर आती है. ठीक है. द टाइप्स ऑफ पावर्स एज रिलेटेड इन कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस. Which one of the following is neither true nor false in the context of uses of language? इनमें से कौन सा neither true nor false है? Directive discourse, emotive discourse and informative discourse. So in the context of the uses of language, इनमें से हम कौन सा use कर सकते हैं? Directive discourse, emotive discourse and informative discourse. True or false? So I think इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग भी है. जो neither true nor false, I think there is something missing in this question. So give me a minute, let me just see कि कुछ हम मिस तो नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में. Okay, so यहाँ पे आई गेस हम इसी से आंसर ले लेते हैं बिकॉज आई वाज सर्चिंग इट, इतना मिला नहीं मुझे. which of the following is neither true or false in the context of uses of language. So uses of language में directive discourse क्या होता है? किसी को डायरेक्शन दे देना. जैसे do this, अब आप इसके अंदर yes और no में जा सकते हो, तो A तो डेफिनेटली होगा. इमोशंस भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, सो ट्रू फॉल्स हो सकते हैं आपके. लेकिन इन्फॉर्मेटिव ट्रू फॉल्स कैसे है ना? इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ पे फैक्ट्स देते हो, इसके अंदर इन्फॉर्मेटिव डिस्कोर्सेस में आप फैक्ट्स दे देते हो, इसीलिए ही बी शुड बी द राइट आंसर. ए एंड बी, अगर इसके बेसिस पे आप आंसर करते हो तो भी हमने राइट आंसर कर दिया है. ओके, सॉरी. Right, there are two statements. Every type of communication contains noise. हर type of communication में एक चीज होती है, that is the presence of noise. Noise in communication cannot be eliminated completely, but it can be reduced. Both the statements are true. One statement is false or one is true. So right answer is A. Both the statements are true here. Every type of communication, wherever you go, you always will encounter noise. हमेशा communication में noise होती है. So there is the sender sends the message using a particular medium. There is a receiver who will receive the message. Then there will be encoding of the message. क्या होता है? यहाँ पे encoding होती है और यहाँ पे decoding होती है. ठीक है, या फिर आप ये कह लो यहाँ पे फीडबैक होता है, यहाँ पे पहले डिकोडिंग फिर इनकोडिंग, यहाँ पे पहले इनकोडिंग फिर डिकोडिंग, एंड बीच में हमेशा देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नॉइज. देयर आर ऑलवेज नॉइज इन ट्रॉफीज, बैरियर्स दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कम्युनिकेशन. यू कैन नेवर डू अवे विद इट. इट कैन बी फिजिकल इन नेचर, ऐसी नॉइजेस जो बिकॉज ऑफ द मीडियम आ जाए, फिजिकल चॉइसेस होती हैं, फिजिकल नॉइज, जैसे कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम. देन देयर कैन बी psychological barriers. Now what are psychological barriers? Because of mind there are problems, because I have some preconceived notions, I have some prejudice against the other person. Then there can be physiological क्या होती है? फिजियोलॉजिकल होती है जो कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड होती है. मुझे बहुत सर दर्द होना था, मैंने ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया. देन देयर कैन बी सिमेंटिक नॉइजेस. सिमेंटिक नॉइज आर द नॉइज जो हमें वर्ड्स या लैंग्वेज की वजह से होती है, जैसे जार्गन्स यूज करना, यूजिंग अ लॉट ऑफ जार्गन्स, राइट. तो इन जार्गन्स या वर्ड्स विद डबल मीनिंग्स के हिसाब से क्या होता है? देयर आर
there are multiple problems that can come up. Then there can be cultural barriers, organizational barriers. So इन सब barriers से हमें दूर जाना है, लेकिन कुछ भी करो कोई ना कोई barrier तो रहता ही है. So every type of communication contains noises. Noise in communication cannot be eliminated completely, but it can be reduced. So A becomes the right answer. One of the four maxims of conversion, quantity maxim, reflects the right amount of. One of the four maxims of conversation, quantity maxim reflects the right amount of paradigms, syntagms, similes और information. So अगर हमारा एक मैक्सिम है कम्युनिकेशन का या कन्वर्सेशन का, वो क्या होता है कि आपको क्या करना है, क्वांटिटी के बेसिस पे करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन. वो क्या बताता है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट देयर शुड बी राइट अमाउंट ऑफ व्हाट, देयर शुड बी राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपने कर दिया ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कभी बात होगी ही नहीं, कभी बात आप कर ही नहीं पाओगे. सामने वाला आपको डिकोड कैसे करेगा, अगर मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया तो उनको समझ कैसे आएगा, राइट? तो इसीलिए इंफॉर्मेशन हमेशा नॉर्मल क्वांटिटी में होनी चाहिए. ठीक है, प्लीज इसे नोट करो, देन विल मूव फॉरवर्ड. नोट दिस डाउन. And then we'll talk about the four maxims also and we'll make you write about it. या यही लिख लेते हैं. So let us study this. So there are four maxims. There are four maxims of conversation. किसी से बात करते हो तो there are four maxims. चार चीजें जिनके बारे में याद रखनी है. Maxims क्या होते हैं? Maxims are set of rules that you have to follow. जैसे टीचिंग के भी होते हैं. This means that अगर आप communicate करना चाहते हो किसी से cooperatively and you want एक meaningful communication, कैसा meaningful communication, तो ये four maxims use करो. First is maxim of quantity. The speaker should provide information that is what? That is truthful and क्या होना चाहिए, साथ में आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एविडेंस भी होना चाहिए और सब्सटैंशियल होना चाहिए और करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है. दिस इज मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी. देन वी हैव द मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस. मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस मींस अगर कोई आपकी कॉन्वर्सेशन को ट्रैक कर ले तो वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए. देन वी हैव द मैक्सिम ऑफ मैनर. तो ये कहता है कि आप एम्बिग्यूटी एंड ऑब्स्क्योरिटी से दूर रहो. एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट्स मत बोलो, कहीं कुछ. ऐसे ही क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी सेज दैट आपकी गुड कॉन्वर्सेशन होने चाहिए और वर्ड सबको समझ आने चाहिए. सो दीज आर द फोर मैक्सिम्स जो कहां से आते हैं? ग्राइस की थ्योरी से आते हैं. सो ये थ्योरिस्ट है ग्राइस, उनकी थ्योरी से हमारे पास ये फोर मैक्सिम्स आते हैं. ये सजेस्ट करते हैं हाउ कॉन्वर्सेशंस कैन बी मेड इजी एंड दे टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कि हमेशा कॉन्वर्सेशन एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे चलती है. अगर सबने कोऑपरेट नहीं किया देयर विल बी नो कम्युनिकेशन. आगे चले. आई होप दिस इज क्लियर. Which one of the following belongs to the field of proxemics in communication? Proxemics क्या होता है? Proxemics is a study of space. ये क्या होता है? Study of space होता है proxemics. Facial expressions, crowding, territoriality, personal space and eye contact. इनमें से कौन सा आता है आपका study of space से? Study of space जिसे हम proxemics कहते हैं.
What should be the right answer? Okay, so the right answer is B. B is the right answer. That is B, C and D. बहुत easy है. So proxemics क्या है? What, first of all, what is non-verbal communication? अगर किसी को पता हो तो. So communication is of two types. We have verbal communication, जिसके अंदर हम words use कर लेते हैं. But there is another type of communication called as non-verbal, and according to Mehrabian model 75% of the communication is this only, जहाँ पे हम no words का use करके communicate करते हैं. कुछ नहीं बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कम अपने non words की वजह से. जैसे कि we have our eye movements. क्या हमारी आई मूवमेंट से बहुत ज्यादा पता नहीं लगता? हमारे जेस्टर्स से कितना ज्यादा पता लगता है? हमारे हैंड मूवमेंट्स, जेस्टर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज, दे टॉक वॉल्यूम अबाउट अ पर्सन. बट एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है प्रोक्सिमिक्स. There is this concept of proxemics. It is a study of space, how much closeness I want with the other person. If I do not know you, will you be very close to me while talking? Or is my mother allowed to come close to me? So according to the relations you build, you also decide the distance where you want the other person to be. So there is always a study of space and it is called as proxemics. Then there is a study of touch, जिसे हम कहते हैं haptics. We call it as haptics. That is haptics. After haptics, we have another very important study that is called as oculics. That is what? Eye movements. ये आपके आई मूवमेंट्स. गेज, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा देर तक देख रहे हो तो भी प्रॉब्लमैटिक है. साइलेंस इज ऑल्सो अ स्टडी. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्पेस की थ्योरी में क्या क्या आएगा. एक और भी वर्ड है क्रोनिमिक्स. क्रोनिमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ टाइम. आप पंक्चुअल हो तो सब आपकी बात सुनेंगे, है ना. हाउ वेल यू ड्रेस, योर बॉडी मूवमेंट, योर ड्रेसिंग सेंस, अपीयरेंस, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो फेशियल एक्सप्रेशंस तो आई मूवमेंट ऑक्यूलिक्स के अंदर आ जाएगा. आई कॉन्टैक्ट भी, ये तो यहाँ आना ही नहीं है. पर फिर भी क्राउड्स हैं, क्राउडेड एरिया है तो आप लोगों को दूर रखोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है स्पेस के लिए. पर्सनल स्पेस में मेरे क्लोज वंस आएंगे. एंड टेरिटोरी के अंदर भी मैं देखूंगी कितनी ज्यादा टेरिटोराइजेशन मुझे करनी है, कौन किस टेरिटरी में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे जो जोन्स है ना, उनके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे, है ना. तो प्रोक्सिमिक्स के अंदर हमारे पास होते हैं डिफरेंट जोन. फर्स्ट जोन इज कॉल्ड एज माई इंटीमेट स्पेस. इंटीमेट स्पेस, ठीक है, जो मैं 1.5 फीट से 0.45 मीटर तक लिख देती हूँ. उसके बाद ये मेरी इंटीमेट स्पेस है. फिर आती है मेरी पर्सनल स्पेस. पर्सनल स्पेस जो 4 फीट है, 4 फीट, ठीक है. 4 फीट के बाद मेरी पर्सनल के बाद आती है मेरी सोशल स्पेस, जहाँ पे और ज़्यादा दूर से मैं किसी से बात करूँगी, 12 फीट. एंड देन वी हैव 25 फीट एंड दिस इज कॉल्ड एज द पब्लिक स्पेस. यहाँ पे कोई भी पब्लिकली कोई आ गया वो आएगा. तो इंटीमेट स्पेस में वेरी क्लोज वंस, पर्सनल में मेरे फ्रेंड्स आ सकते हैं, सोशल में मेरे कोलीग्स आ सकते हैं, एंड पब्लिक में मेरा स्टाफ आ सकता है ना. Sorry. Then we have, which of the following contextual factors determine meaning in communication behavior? Communication behavior के अंदर contextual factors कौन से important है? Which of the following contextual factors determine meaning in communication behavior? Physical location, participants, preceding events, non-functional goals, absence of audience. इतना easy question. इन दो की जरूरत ही क्या थी देने की? नॉन फंक्शनल गोल्स या तो फंक्शनल गोल्स हो किसी के. एब्सेंस ऑफ ऑडियंस, अगर ऑडियंस ही नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट कैसे होगा? तो ए, बी एंड सी सही हो गया. ए सही आंसर है. When the primary function of communication is to convey new information, it is known as, अगर मेरा प्रॉपर एक ही काम है कि मुझे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, is it called as subliminal function, single task function, referential function और differential function? राइट आंसर इज सी. सी इज द राइट आंसर, referential function. ये देखो अभी हमने ड्रॉ भी किया था फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर.
जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, किसी को कुछ बताने के लिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन से, किसी को रेफर देते हुए स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक कॉन्टेक्चुअल फंक्शन, एक रेफरेंशियल फंक्शन होता है जो डायरेक्टली हमें क्या करता है, चीजों को बताने में हेल्प करता है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोई भी चीज का मीनिंग नहीं निकल सकता। क्या है, किसी चीज का मीनिंग नहीं निकलता। इसलिए हमने क्या लिखा, टू कन्वे द मीनिंग फॉर एनी कॉन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट वी नो इट इज रेफरेंशियल फंक्शन। Given below are two statements. So according to Buddhism, linguistic communication should use to adopt moral stance. Critical introspection is not preferred by Buddhists as a part of intrapersonal communication. So the right answer is C. C is the right answer. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. According to Buddhist communication, वो क्या मानते हैं कि हम लोग, you have to convey your thoughts and feelings in such a way that the other person is not hurt, with utmost sincerity. This means moral stance is very important. So for Buddhist communication, linguistic communication should be adopting a moral stance. सही तरीके से बोलना. Critical introspection is not preferred. No, critical introspection is preferred by Buddhist as a part of intrapersonal introspection. Intrapersonal क्या होता है? Now tell me this. There is this concept of interpersonal, intrapersonal, transpersonal. तो ट्रांसपर्सनल होता है कम्युनिकेशन विद एन एंटिटी दैट इज नॉट प्रेजेंट, जो कि मर चुकी है, ट्रांसपर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है विद वन सेल्फ, एंड इंटरपर्सनल क्या होता है, टू पीपल आर इन्वॉल्व है ना। सो यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड, अपना देखो फॉल्ट्स कहाँ है, तभी निर्वाणा मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन पेपर में काफी बार आया था इन 2023, राइट। आई होप सबने ये लिख लिया है अच्छे से। सो ये क्वेश्चन एक बार ही फिर देख लो, ये लिख लो। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस, जस्ट राइट इट। देन आई गिव यू सम पॉइंट्स ऑल्सो, कुछ पॉइंट्स देती हूँ मैं बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के। सबसे पहले राइट डाउन अबाउट बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। सो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन किस में एम्फेसाइज करते हैं, माइंडफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, नॉन हार्मफुल स्पीच। एंड अगर मैं बोलूं कि हिंदू कम्युनिकेशन किस में एम्फेसाइज करते हैं, हिंदू कम्युनिकेशन एम्फेसाइज करते हैं टू बी मोर फ्रेंडली। वो कहते हैं जितना ज्यादा फ्रेंडली हो जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, टू बी मोर फ्रेंडली। एंड यू नीड टू शेयर काइंड वर्ड्स, सबसे काइंड वर्ड्स बोलो, फ्रेंडली हो जाओ। एंड लैंग्वेज बॉडी इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन कहते हैं दैट दे आर प्रोसेस ओरिएंटेड। द होल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीधा जाके सबको अपनी बात बता दो इज नॉट फ्रूटफुल। Dwell into the concept, into the process and take it very very slowly. Focus on the quality and the effectiveness. Quality और फिर वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है उस पे क्या करो, फोकस करो। हिंदू कम्युनिकेशन वाइल ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा वर्बल और इनडायरेक्ट होते हैं। ये कैसा है, वर्बल है और इनडायरेक्ट है। ओके
Write it down. This is very, very important. Buddhist communication and Hindu communication. So बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन हमेशा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बोलते हैं. ये क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल. ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेल्फ के बारे में क्या बोलते हो, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में जानो. टू गेन निर्वाणा आपको अपना सही गलत खुद पता होना चाहिए. और हिंदू कम्युनिकेशन एक फैटिक कम्युनिकेशन है. रिलेशंस, रेफरेंशियल फंक्शन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है. फैटिक फंक्शन क्या है? फैटिक फंक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. फैटिक फंक्शन क्या होता है? सबके साथ रिलेशंस बनाना. क्या करना? रिलेशनशिप बनाने में बिलीव करते हैं कि भाई मेरे बहुत दोस्त हो, अगर मैं अच्छे से बात करूंगा तो. मेरा कोई दोस्त नहीं होगा, मैं खुश हूं, वो होता है बुद्धिस्ट फंक्शन. Given below are two statements, assertion and reason. As regards communication, a major function is to build, manipulate and use symbols. One of the functions of communication is to entertain the receivers. So the right answer is B. B right answer है. Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. As regards communication का major function क्या है? To build relations, to talk, to manipulate the other person in a good sense, and to use symbols. तो आप symbols, signs, cues सब use करते हो. One of the functions of communication is to entertain the receivers. और साथ में आप entertain भी करते हो क्या? लेकिन ये इसका reason है. ये इसका रीजन नहीं, अपने आप में एक स्टेटमेंट है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन ये रीजन करेक्ट नहीं है फॉर द assertion. Which one of the following are the traits of non-verbal communication? वर्बल बोल के होता है, नॉन वर्बल बिना बोले, जिसमें पैरालिंग्विस्टिक. नॉन वर्बल में प्लीज पैरालिंग्विस्टिक्स बहुत ढंग से पढ़ लेना. व्हाट इज पैरालिंग्विस्टिक्स? वर्ड्स आप बोल भी नहीं रहे हो, या फिर जब आप सेंटेंसेस बोल रहे हो तो उसके बीच में छोटे छोटे गैप्स, जैसे कि आपकी पिच या आपकी साउंड, आपकी श्रिलनेस, मे बी योर इन्फ्लेक्शंस. इन्फ्लेक्शंस क्या होता है? बीच में बोलते बोलते बच्चे कर रहे हो. ये दिस ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट यू, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने नहीं हो. ये सब पैरालिंग्विस्टिक्स में आता है. ऐसे ही साइलेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 2 दिन के लिए आपने बात नहीं करी, लड़ाई हुई है, अब बिना बोले कितना कुछ एक्सप्लेन कर पाते हो. So the traits of non-verbal communication, it has limited meaning, it does not have substitution, it can convey contextual meaning, it can influence receptors, it can affect personal relationships. The right answer is C. C is right answer. C, D, E. C, D and E. So इट हैज लिमिटेड मीनिंग नहीं. अगर आप सोचो किसी से चुप होके बात कर, बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करे, उसके तो कितने मतलब हो सकते हैं. थके हुए हो, बात नहीं करना चाहते हो, अभी गुस्सा हो, बाद में नहीं होगे, गुस्सा हो भी या नहीं हो, बिना बोले तो कितनी सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. सो लिमिटेड मीनिंग नहीं है, वास्ट मीनिंग होता है इसका. इट डज नॉट हैव सब्सटीट्यूशन. नो, वास्ट मीनिंग है तो सब्सटीट्यूशंस भी बहुत हो सकते हैं. It can convey contextual meaning, context explain कर सकता है. It can influence the recipients and it can also create a lot of impact on the relationships. Meaning of transmitted message in communication is a meaning of transmitted message in communication is what? Sender activity, receiver activity, channel activity, collaborative activity. So right answer is a collaborative activity. So meaning जब आप कहीं से generate करते हो, it's always a collaborative activity. It is what? It is transactional in nature. Models होते हैं ना, there are 3 models of communication. We have the linear model. लीनियर मॉडल जो कहता है कि सीधा आप क्या करते हो, सीधा सेंडर रिसीवर को बात करा देता है और आप फीडबैक नहीं मांग रहे हो. देन हमारे पास क्या आता है? इंटरैक्टिव मॉडल, वे सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे से बात करते हैं, फीडबैक भी आता है यहाँ पे.
एंड ट्रांजैक्शनल के अंदर सेंडर रिसीवर जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो इट बिकम्स अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। सेंडर डिकोडर बनता है, डिकोडर सेंडर जल्दी जल्दी अपनी प्लेसेस चेंज होते हैं। सबसे ज्यादा हम ये कहाँ देखते हैं, क्लासरूम में या फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। इट्स अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी वेयर पीपल गेट इन्वॉल्व्ड विद वन अनदर। मीडिएटेड कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स व्हाट, आप किसी के साथ मीडिएटेड कम्युनिकेशन, बातचीत करके कम्युनिकेशन कर रहे हो, द कम्युनिकेटर्स कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल एक्सपेक्टेशंस, ethical desires और मेजोरिटेरियन hegemony of language. So A is the right answer। आप कल्चरल बैकग्राउंड का सेम होना जरूरी है मीडिएटेड मैसेजेस के लिए, बिना बोले भी समझने के लिए एटलीस्ट कल्चर का साथ होना, सेम होना जरूरी है। आपकी सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितने प्रिविलेज्ड हो, डज नॉट मीन, एटलीस्ट सोचने का प्रोसेस सेम होना चाहिए। एथिकल डिजायर्स सोसाइटी के मेजर मीन नहीं करते ज्यादा, ना ही हेजिमनी। Then given below are two statements. One of the critical elements in the conceptual definition of communication is the level of observation. We should not forget the factor of intentionality of communication to understand it. One of the critical elements of conceptual definition in communication is the level of observation. We should not forget the factor of intentionality of communication to understand it. The right answer is A, both the statements are true। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन का, दैट आप ऑब्जर्व करो, तभी आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाओगे। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंटेंशनैलिटी, आप किस इंटेंशन से बात कर रहे हो, वो भी तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत चीजें बताता है आपके बारे में, उसको भी समझना जरूरी है। नॉन वर्बल वर्बल दोनों इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें इनकोडिंग डिकोडिंग, इंटेंशनलिसिस, पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड डायलॉजिज्म आर द ऑप्शंस। रियलिस्टिक इमेजिनेशन ऑफ अदर व्यूअर्स, importance of autonomous information processors, conceiving communication as process that uses language, and purposeful use of language. Right answer क्या होगा? Okay, let me tell you the right answer. The right answer is C. C right answer है। A को 3 के साथ मैच करेंगे, B को 4 के साथ, A को 3, B को 4, अभी डिस्कस कर लेंगे। C1 and D2, C1 and D2। So एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग होता है पैक करना, डिकोडिंग होता है एक्सप्लेन करना। सो कंसीविंग कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस दैट यूजेस लैंग्वेज, ये एक प्रोसेस है। एनकोडिंग डिकोडिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू पैक द मैसेजेस एंड देन यू डिकोड इट, इट गोज साइमल्टेनियसली। लेकिन पर्पसफुल यूज, मैं किस इंटेंशन से कम्युनिकेट कर रही हूं, वो होता है इंटेंशनलिस्ट, क्या मेरी इंटेंशन है। देन पर्सपेक्टिव टेकिंग, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, किसी का कुछ पर्सपेक्टिव हो सकता है, किसी का कुछ। सो इट इज द रियलिस्टिक इमेजिनेशन ऑफ अदर व्यूअर्स। नाउ इट कैन बी व्हाट, अगर पर्सपेक्टिव में मुझे क्या आ गया, किसी के लिए प्रिजुडाइज आ गया। क्या है प्रिजुडाइज? मैंने कुछ प्री कंसीव्ड नोशन बना लिया दैट दिस पर्सन इज अ रॉन्ग पर्सन। सो दिस विल क्रिएट व्हाट, दिस विल क्रिएट साइकोलॉजिकल बैरियर्स। यहाँ क्या क्रिएट हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। और डायलॉजिज्म क्या होता है? डायलॉजिज्म इज कम्युनिकेशन का प्रोसेस जिसमें डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, सब एक दूसरे से जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड, लास्ट क्वेश्चन था, बट आई विल गिव यू टाइम टू नोट। सबसे पहले आई नो हमने थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया है, ये इसे नोट कर लो। आई गिव यू 2 minutes टू नोट दिस, देन 2 minutes फॉर द अदर स्लाइड्स जहां पे भी हमने लिखा है। सो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन एंड हिंदू कम्युनिकेशन में डिफरेंस,
ओके ये लिख लिया है एंड आफ्टर दैट ड्रॉ दिस, इसे ड्रॉ कर लो। इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सो 1.5 फीट, उसके बाद 4 फीट, देन 12 फीट एंड देन 25 फीट। तो ये हमारे पास 4 जोन्स हैं। आफ्टर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो 4 मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन, मैक्सिम ऑफ अ क्वांटिटी, मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस, की एक टास्क ओरिएंटेड करो। अगर कोई आपको क्या कर रहा है ट्रैक कर लेता है तो वो सही इंफॉर्मेशन हो, मैनर एंड क्वालिटी। ठीक है, तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। नोट दिस डाउन। एंड ग्राइस की थ्योरी आप थोड़ा और पढ़ सकते हो, कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल के लिए जो दिया है उन्होंने। लास्टली यू मे राइट अबाउट दिस। सो ये है हमारे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, दिस वन इज गिवन बाय रोमन जैकॉब्सन। ये वाले 6 है ना ये, या these 6 are given by रोमन जैकॉब्सन। और भी फंक्शंस हैं बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, सो विद दिस आई कैन वाइंड अप द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वील अंडरस्टैंड द अदर कॉन्सेप्ट्स, और डिटेल में पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स टच करेंगे। ऑल ऑफ देम वर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमने क्या सीखा, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, साथ में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 टॉपिक प्लस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल। अभी तक तो हमने यही किया है। So today you are understanding your own, you're reading about the functions of communication. Take it as your homework, okay? With this, I'll wind up the class. Thank you and have a wonderful day.